हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल शिक्षा विद दीक्षा। और जैसा कि अभी हम लीगल जो भी हमारा सब्जेक्ट है सेमेस्टर 4 का, हम उसको कवर कर रहे हैं और हम ऑलरेडी लेसन 2 तक हम कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लेसन 3 कवर करने वाले हैं। तो इसमें हम करेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। और जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इस वीडियोज़ को बनाने का, कि आप ना नोट्स को ज़्यादा रेफ़र मत करो या बुक्स को ज़्यादा रेफ़र मत करो, इतना आपने डीप में नहीं पढ़ना है। ठीक है, आप सिर्फ कंसेप्ट्स को देखो जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे अगर आप ये वीडियोज़ को अच्छे से रिपीटेशन में देख लोगे तो। ठीक है, और बहुत अच्छे से आप आंसर्स अपने फ्रेम कर पाओगे, और वही चाहिए इसमें। इतना डेप्थ वाला मैंने ना बुक में है, मैं ऐसा बताऊँ, इतना इन डेप्थ में सेक्शंस वगैरह और जैसे लॉ हम एक्चुअल में पढ़ते हैं वो ना तो बुक में है और ना मुझे लगता है पूछा जाएगा। हमें सिर्फ कंसेप्ट्स पे रहना है, और कंसेप्ट्स यहाँ पे मैंने एक तरीके से निचोड़ जो है वो इसका मैंने यहाँ पे लेकर के आ गई हूँ। ठीक है, तो आपको उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द गुड्स, सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन अगर हमें बनानी तो हमें क्या बनानी है, इसमें जो ध्यान रखना है, लीगल एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज़ के बीच में ही होगा। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ द ऑनरशिप इन द गुड्स फ्रॉम सेलर टू द बायर, और इसमें ट्रांसफ़र ऑफ द ऑनरशिप होगी गुड्स की सेलर से बायर की तरफ। ठीक है, गुड्स जो है यहाँ पर कि क्या क्या चीज़ों को हम गुड्स कहते हैं एज पर दिस कॉन्ट्रैक्ट, हम दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स हम कहते हैं गुड्स को क्या कहते हैं। सो एनकम्पसेस द टैंजिबल थिंग, मतलब टैंजिबल होनी चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कैपेबल ऑफ बीइंग ओन्ड, और जिसके ऊपर ऑनरशिप दिखाई जा सके, ये जताई जा सके, वो चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, एसेंशियल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स क्या होते हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टू पार्टीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी ये भी डिस्कस हो चुका है। ट्रांसफर ऑफ द ऑनरशिप होनी चाहिए, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और एक्सटेंशन ऑफ पोजेशन टू द ऑनरशिप, मतलब ये सिर्फ पोजेशन नहीं होता, सिर्फ उस इंसान के पास रहेगी नहीं, बल्कि वो उसका मालिक भी बन जाएगा। ठीक है, काइंड्स ऑफ गुड्स यहाँ पर कैसे होते हैं, एग्जिस्टिंग होते हैं, फ्यूचर होते हैं और कॉन्टीजेंट होते हैं। वो क्या होते हैं वो समझते हैं। एग्जिस्टिंग में क्या होता है, जो कि ऑलरेडी मेरे पास पड़े हुए हैं, जो कि मेरे को सिर्फ बेचने हैं। ठीक है, राइटली प्रेजेंट, अभी जस्ट पड़े हैं अंडर द पोजीशन ऑफ द सेलर। ठीक है, कोई मेरे से खरीदने आएगा, मैं उसको उठा करके दे दूँगी, वो मेरे एग्जिस्टिंग गुड्स हो जाएंगे। ठीक है, फ्यूचर में हमारे आ जाते हैं, आई विल मैन्युफैक्चर इट एज़ पर द कॉन्ट्रैक्ट। कोई मेरे को ऑर्डर दे के जाएगा तो मैं उसको मैन्युफैक्चर करूँगी या उसको बनाऊँगी, वो मेरे फ्यूचर गुड्स में आ जाता है। कॉन्टीजेंट होता है कि जब ना तो मेरे पास पड़े हैं, ना ही मैं इसको बनाने वाली हूँ। ठीक है, बस ऐसा है कि मैं उसको एक्वायरी कब करूँगी, जब मुझे उसका बायर मिलेगा। ठीक है, तो वो मेरे कॉन्टीजेंट सेल्स में आ जाता है। ठीक है, अब मैं अगर एग्जिस्टिंग का ही बताऊँ, जैसे मैंने बताया कि मेरे पास पड़े हुए हैं और मुझे बस बेचने हैं, तो उसमें भी फर्दर बाइफिकेशन हो जाती है, स्पेसिफिक और अनसर्टेन में। स्पेसिफिक होती है कोई ऐसी चीज़ है जो आइडेंटिकल है, ठीक है, उसकी जैसी और कोई चीज़ नहीं, सॉरी ऐसा कह रही हूँ मैं, अनआइडेंटिकल है। ठीक है, एक स्पेसिफिक चीज़ है, उसको अगर रेड कलर की कोई आइटम चाहिए तो उसको रेड कलर की आइटम चाहिए, कोई येलो और दूसरे कलर की चीज़ नहीं चलेगी। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक आ जाती है वो आ जाती है आइडेंटिफाइबल। जैसे डीवीडी, उसको पर्टिकुलर एक ही डीवीडी चाहिए, कोई और डीवीडी नहीं चलेगी। ठीक है, तो वो चीज़ आ जाएगी स्पेसिफिक में। अनसर्टेन में आ जाती है कि अनआइडेंटिफाइबल, जिसमें हम कोई भी मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे शुगर है, राइस है, हम यहाँ पर ये नहीं देख सकते कि इसको वही शुगर चाहिए, वही बैग वाला शुगर चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर जस्ट शुगर चाहिए, हम सैम्पल्स ज़रूर चेक कर सकते हैं, बट वही पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पर नहीं हो सकती। तो स्पेसिफिक और अनसर्टेन हमने यहाँ पर पढ़ लिया। फ्यूचर में मैंने जो बताया था उसके एग्जांपल होते हैं ऑर्डर स्वीट्स, मुझे स्वीट्स का ऑर्डर मिला तो मैंने उसको बनाया, वो मेरे फ्यूचर गुड्स में आ जाएगा। ठीक है, और कॉन्टीजेंट में जब मैं आपको बताती थी कि मुझे कोई बायर मिलेगा तो मैं उसको एक्वायर करूँगी। ठीक है, जैसे कि मुझे स्पेसिफिक पेंटिंग के लिए एक बायर मिला, ठीक है, तो मैंने वो एक्वायर कर ली वो पेंटिंग, चलो मैं ख़रीद के उसमें मार्जिन ऐड करके उसे बेच दूँगी। समझ आ गई? तो ये हमारे 3 टाइप्स ऑफ गुड्स थे। अब आ जाते हैं केस ऑफ द पेरिशिंग गुड्स। हमें पता है पेरिशिंग गुड्स वो होते हैं जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, अब अगर पेरिशिंग गुड्स हैं तो वो असर्टेन्ड भी हो सकते हैं और सर्टेन्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, सो अगर असर्टेन्ड है तो क्या होगा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ असर्टेन्ड गुड्स जो होते हैं हमारे स्पेसिफिक गुड्स होते हैं, कि अगर वो ही चीज़ चाहिए भैया कस्टमर को, उसके अलावा कुछ नहीं, तो सीधी सी बात यहाँ पे आ जाती है, जो चाहिए वही चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना कम। तो भैया कॉन्ट्रैक्ट वहीं पर ही हमारे पास नल हो जाएगा, कि हमारे पास वो चीज़ जो थी हमें जो देनी थी उसको, वो तो भैया ख़त्म ही हो गई या डिस्ट्रॉय हो गई, तो वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट वर्ड हो जाएगा। यहाँ पे सर्टेन में क्या हो जाता है, जब मुझे डिलीवरी करनी थी तब डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर रेस्टिट्यूशन का केस है।
अगर मेरे को जैसे मान लीजिए शुगर को मुझे डिलीवर करना है, ठीक है, शुगर मेरी जो है वो बिखर गई बीच रास्ते में, अब मैं अपनी दुकान में जाकर के वापसी जो भी शुगर का स्टॉक है उसमें से जाकर फिर से उसको कंपेंसेट कर सकती हूँ, है ना। तो वो हमारा आ जाता है सर्टेन में। तो सर्टेन में हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, कंपेंसेट द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो भी मेरे से गलती हुई है उसके लिए मैं कंपेंसेशन दे सकती हूँ, क्योंकि उसकी ऐसी चीज़ मेरे पास और भी है। समझ आ गई। चलो अब इसके बाद आते हैं फॉर्म्स ऑफ द प्राइस। फॉर्म्स ऑफ द प्राइस मतलब हम प्राइस किस किस सेंस में हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने गुड की डिफाइन पढ़ी, तो यहाँ पे प्राइस की डिफाइन के लिए जो लीगल टेंडर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, चेक्स हो गए, प्रॉमिसरी नोट्स हो गए, ये सब हमारे फॉर्म्स ऑफ प्राइस हो सकते हैं। अब डिटरमाइनिंग ऑफ द प्राइस, प्राइस को हम डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं किस चीज़ के लिए, या तो देखो एग्रीमेंट की बेसिस पे, हाँ भाई मैंने पूरी बार्गेनिंग कर ली, जो भी उसकी बेसिस पे मैंने एग्रीमेंट बनाया उस बेसिस पे जो भी अमाउंट मेरा डिसाइड हुआ है वही मेरा प्राइस ऑफ द गुड रहने वाला है, ठीक है। या तो एग्रीमेंट हो जाए, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो मार्केट प्राइस के बेसिस पे हो जाएगा, बट मार्केट प्राइस के बेसिस पे होगा तो प्राइस जो होंगे वो फिक्स नहीं होंगे, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट प्राइस जो है वो एज़ पर द इन्फ्लेशन या और एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से चेंज होता रहता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सिक्योरिटी मनी, अर्नेस्ट मनी एंड डिपॉजिट। अब आपको बताऊँ ये सारी चीज़ें आपको नहीं लग रही होंगी वर्ड्स, बट दिस इज़ जस्ट नथिंग एल्स, ये डिपॉजिट ही है, बयाना जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो अब उसके लिए हम समझते हैं कि ये होता क्या है। दिस इज़ द सिक्योरिटी फॉर ड्यू फुलफिलमेंट, हमें जो भी हमारी लायबिलिटी है उसको हम पूरा कर सके उसके लिए हमें सिक्योरिटी देनी पड़ती है, वो हमारी सिक्योरिटी ऑफ मनी आ जाती है, ठीक है। सेकंड आ जाता है पार्शियल पेमेंट विद द बैलेंस, ये एक्चुअल में होती है, दिस इज़ द पार्शियल पेमेंट होती है, ठीक है। और हम जो बैलेंस होता है वो हम कब देते हैं, उसका डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जब हमें वो चीज़ मिल जाती है तब उसकी हम बैलेंस अमाउंट भी पे कर देते हैं, ठीक है। अब आ जाता है उसके बाद फॉरफीचर एंड द रिकवरी ऑफ अर्नेस्ट मनी इन केस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन। अब देखो भैया हमने अर्नेस्ट मनी दे रखी थी, या हम उससे बयाना हमने दे रखा था, अब कॉन्ट्रैक्ट अगर टर्मिनेट होगा तो वो किसके, उसका क्या होगा, या तो वो फॉरफीचर कर लिया जाएगा बाय द सेलर, या रिकवरी मतलब वापसी मिल जाएगा किसको, बायर को। तो क्या केस हो सकते हैं, या तो टर्मिनेशन बायर के फॉल्ट से हो सकती है, या तो टर्मिनेशन सेलर की फॉल्ट से हो सकती है। तो भाई यहाँ पे देखो जिसके फॉल्ट से होगी उसके सामने वाली पार्टी को फ़ायदा होएगा, बायर के फॉल्ट से होगी तो सेलर जो है वो अमाउंट फॉरफिट कर लेगा, अपने पास वो जब्त कर लेगा, ठीक है। और अगर उसके कोई डैमेजेस भी नहीं है उसके साथ साथ तो उस डैमेजेस के लिए भी आस्क करेगा। और अगर सेलर की बेसिस पे कोई गलती होगी तो क्या होगा, बायर उससे रिटर्न के लिए बोलेगा कि जितने मैंने पैसे डिपॉजिट करवाए थे वो वापसी दे दो, और अगर कोई उसका डैमेजेस हैं तो उसको भी मांगेगा, ठीक है। अब आ जाता है टाइम स्टिपुलेशन द डिले। उसने बोला कि अगर यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ होती है जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो टाइम के बेसिस पे जो भी डिसाइडेड टाइम है उसके बेसिस पे सर्विसेज मिल जानी चाहिए। अगर डिले हो जाता है तो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। तो अब कैसे कैसे होता है वो समझते हैं। स्टिपुलेशन रिगार्डिंग द डिलीवरी टाइम, डिलीवरी करने में टाइम लेट हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, डिलीवरी करने पे हो गया तो बायर के पास एक राइट आ जाएगा वेदर टू कंटिन्यू विद द कॉन्ट्रैक्ट, कि मतलब वो डिले टाइम पे भी ले ले, ठीक है, या उस जो भी एग्रीमेंट है उसको टर्मिनेट कर दे, भैया मैं आपसे ले नहीं रहा, आपने इतना लेट कर दिया, मैं आपसे नहीं ले रहा हूँ सामान, ठीक है। तो या तो टर्मिनेट कर दे या तो बोल दे चल ठीक है चलने दो, ठीक है। और अगर स्टिपुलेट रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ टाइम हो जाता है, टाइम ऑफ द प्राइस हो जाता है, मतलब जहाँ पैसे देने थे हमें पता है ना, या एक को गुड देने एक को प्राइस देने हैं, तो अगर प्राइस देने में देरी हो जाती है तब सेलर हैज़ राइट टू रिक्वायर द पेमेंट, ठीक है। अब वो क्या करेगा, वो बोलेगा भाई आपने पैसे नहीं दिया, पहले पैसे तो देख करके जाओगे, जो मर्जी आप पैसे तो दोगे, और साथ में जो भी उसके ऊपर इंटरेस्ट है या मेरा जो भी नुकसान हुआ है वो भी आपको देना पड़ेगा। समझ आ गया। अगर टाइम में डिले होती है, अगर यहाँ पे डिले गुड्स के बेसिस पे होता है तो किसको बेनिफिट मिलेगा, बायर को बेनिफिट मिलेगा। अगर प्राइस में डिले हो जाता है पेमेंट करने में तो किसको बेनिफिट मिलेगा, सेलर को बेनिफिट मिलेगा। समझ आ गया। चलो डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, अच्छे से लिख पाओगे, बट फिर भी मैं समझा देती हूँ, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड द प्राइसेस टेक प्लेस, यहाँ पर जो भी चीज़ें होती है कॉन्ट्रैक्ट की, जो भी चीज़ें होती है जैसे कि सामान देना था और पैसे लेने थे वो कम हो चुका होता है, इसमें क्या होता है जस्ट कॉन्ट्रैक्ट बना होता है, ठीक है। ये एब्सोल्यूट एक्शन होता है कि एक्शन हो चुका है, ये कंडीशनल एक्शन होता है कि अगर ये होगा तो मैं ये कर दूंगी, कंडीशनल एक्शन है, अभी सब कुछ हवा में चल रही है बातें, ठीक है। थर्ड आ जाता है हमारा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हो चुका है, इट इज़ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, जो अभी होना है,
ठीक है। इसमें ऑनरशिप मिल चुकी होती है, इसमें अभी ऑनरशिप ट्रांसफ़र होनी बाकी होती है, ठीक है। पोजेशन विद द बायर होता है, इसमें बायर के पास मिल चुका होता है कि सामान आ गया उसके पास, गाड़ी खरीदनी थी, गाड़ी आ गई घर पे, ठीक है। इसमें विद सेलर है, अभी सिर्फ सोच रहे हैं कि हम गाड़ी ले लेंगे, इतने पैसे में ले लेंगे, ये सब चीज़ें अभी सिर्फ एग्रीमेंट बना है, तो ये भी गाड़ी किसके पास रहेगी, सेलर के पास रहेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी विद बायर, कुछ भी उस चीज़ को ऊंच नीच हो जाती है, टूट फूट हो जाती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, बायर की, क्योंकि बायर के घर पे हुई है। और अगर यहाँ पर होगा तो यहाँ पे ऊंच नीच किसकी होगी, सेलर की होगी, ठीक है। सेल के केस में हम बोल सकते हैं कि जीएसटी चार्ज होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे परचेजिंग हो चुकी है एक्चुअल में, यहाँ पे कोई अभी टैक्स वगैरह की कोई बात ही नहीं हुई, क्योंकि अभी परचेजिंग नहीं हुई है, ठीक है। बायर जो है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारा ब्रीच हो जाता है, तो बायर कैन क्लेम द डैमेजेस, ठीक है। और जो भी उसकी जो चीज़ है, मतलब उसको और कुछ ऊँच नीच होती है वो भी लेगा, प्लस अपनी जो उसकी गुड है उसको भी रिटर्न करवा के लेगा कि भैया आपने गलत माल दिया था, वो मेरे को वापसी करो। यहाँ पे क्या होता है कि बीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो भैया जो उसका नुकसान हुआ है सिर्फ वही देगा, वो सामान बदल के नहीं देगा, क्योंकि अभी तो सामान बिका ही नहीं है, अभी तो सिर्फ नुकसान की बातें हो रही हैं, ठीक है। राइट टू सू फॉर प्राइस, यहाँ पर क्या होता है भैया, जो भी पूरा प्राइस है, जितना भी उसको खर्चा था वो सारे उसके लिए लड़ सकता है, भैया मैंने आपको इतने पैसे दिए थे ये सामान खरीदने के लिए, तो मेरे को सारे पैसे वापसी कर दो, ठीक है। यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस की बात होएगी कि आपसे के साथ मेरा कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया, मेरा टाइम इतना लग गया, मेरे को इतने चक्कर लगाने पड़ गए, उसके इतने खर्चे दे दो, तो यहाँ पे सिर्फ उस डैमेजेस की बात होगी। बट यहाँ पे पूरे प्रोडक्ट की प्राइस की बात हो रही है, ठीक है। बायर हैज़ राइट टू रीसेल, बायर जो है वो उस चीज़ को, कि उसकी वो खुद की हो चुकी है तो वो उसको बेच सकता है, यहाँ पर कोई राइट ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑनरशिप ही नहीं मिली है, इट्स जस्ट एग्रीमेंट, ठीक है। 11th आ जाता है, इफ़ द बायर गेट्स इंसॉल्वेंट स्टिल द सेलर कैन क्लेम फॉर द कंपेंसेशन ऑफ द डैमेजेस। अब जब सामान बिक चुका है, बायर इंसॉल्वेंट हो या ना हो, फिर भी सेलर जो है वो क्लेम कर सकता है अपने डैमेजेस के लिए। बट यहाँ पर चीज़ नहीं बिकी है तो सेलर विल नॉट डिलीवर द गुड्स, वो क्या करेगा, मैं चीज़ें नहीं दूंगा क्योंकि उसे पैसे तो मिलने वाले हैं नहीं, ऑलरेडी बात हो चुकी है कि भैया इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो टर्मिनेशन ऑफ द एग्रीमेंट होगा। अब आई बात समझ में, बेचने का कोई सही चीज़ नहीं है यहाँ पे। इफ़ द सेलर गेट्स टर्मिनेट, अगर यहाँ पे सेलर टर्मिनेट वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, सॉरी, इफ़ द सेलर गेट्स इंसॉल्वेंट आफ्टर द पेमेंट सो द बायर विल रिकवर द गुड्स, भैया मैंने पैसे दे दिए थे, आप इंसॉल्वेंट हो, जो मर्जी हो, मैं तो गुड्स लेकर के जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि चीज़ मेरी हो चुकी है। यहाँ पर क्या है, बायर कैन क्लेम फॉर द डैमेजेस ओनली नॉट फॉर द गुड्स, यहाँ पे सिर्फ बायर अपने डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है, गुड्स के लिए नहीं कर सकता, क्योंकि सेलर ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए, भाई मैं तो कंगला हो चुका हूँ, तो यहाँ पर बायर सिर्फ डैमेजेस के लिए आस्क कर सकता है, गुड्स के लिए नहीं कर सकता। आगे बात समझ। चलो अब एक चीज़ आती है, क्वेश्चन आता है कि डिफरेंसेस बिटवीन कंडीशन एंड द वारंटी, और हम ये चीज़ शायद बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं तो हमें बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी ये चीज़, ठीक है। कंडीशन यहाँ पे क्या होता है, रिक्वायरमेंट एक्सप्लेन इन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंप्लीशन ऑफ द एक्शन, जब हमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की एक्शन को कंप्लीट करना होता है, उसके लिए जो भी हमारी प्रीरिक्विजिट्स होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, कंडीशन। आप मुझे इतने पैसे देंगे तो मैं ये काम कर दूँगा, अगर मैं ये काम कर दूँगा तो मुझे ये पैसे चाहिए, ये जो कंडीशंस आ रही हैं वो ये चीज़ है, ठीक है। जबकि वारंटी क्या होती है, एश्योरेंस गिवन बाय द सेलर अबाउट द प्रोडक्ट स्टेट, कि हाँ भाई ये सामान आप ले जाओ, इसके लिए वारंटी इतनी है, ये चीज़ इतने टाइम तक अच्छी रहेगी, इसकी कोई भी प्रॉब्लम होगी, कुछ भी होगी, आप मेरे को आकर के बता रहा हूँ, ठीक है। तो वारंटी और कंडीशन में डिफरेंसेस तो हमें समझ आ गए, और आगे देखते हैं। ये इसके लिए सेक्शन 12(2) में बताया गया है, और यहाँ पर सेक्शन 12(3) में बताया गया है, ठीक है। एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये एक्चुअल ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, कि मुझे पैसे मिलेंगे, मैं ये काम करूँगा, तो मुझे पैसे देने होंगे अगर ये काम हो जाएगा, तो ये एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन, यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, सब्सिडरी प्रोविज़न होता है कि अच्छा ये काम कर भी दो, अब इस काम को और अच्छे से करने के लिए, इस काम को लंबे टाइम तक बनाने के लिए उसकी प्रोविज़न यहाँ पे जो होती है वो यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पे क्या हो जाता है, सब्सिडरी प्रोविज़न ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एंड यहाँ पे क्या जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ब्रीच ऑफ द कंडीशन रिजल्टेड द टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपने कंडीशन ही फुलफिल नहीं करी
तो कॉन्ट्रैक्ट की तो कोई वैल्यू नहीं रह गई, ख़त्म हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। बट ब्रीच ऑफ द वारंटी रिजल्टेड टू द बियर डैमेज कॉस्ट, इसमें अगर आपको कोई वारंटी अगर आपने ब्रीच करी है तो सिर्फ आपको उसका जुर्माना देना पड़ेगा, बट कॉन्ट्रैक्ट को कोई भी इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। समझ आ गई? ये एक तरीके से सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। तो समझ आ गई नहीं बात? उसके बाद ये आ जाता है कि वायलेशन ऑफ द कंडीशन। अगर आप कंडीशन को हार्म कर देते हैं तो आपकी वारंटी का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वारंटी भी एक तरीके से समझ जाओ टाटा बाय बाय हो गई है, ठीक है। बट अगर यहाँ पर अगर अब वायलेशन ऑफ द वारंटी होती है तो कंडीशन के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। मैं समझ आई? क्योंकि ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है। समझ आ गया? और ये अच्छे मैंने आपको इसके डिफरेंसेस बता दिए। अब आ जाता है ब्रीच ऑफ द कंडीशन कंसिडर इक्विवेलेंट ब्रीच ऑफ द वारंटी, देन इट लीड टू टू ऑप्शंस टू बायर्स। जब अगर कोई ब्रीच हो जाता है, ठीक है, वारंटी में, तो भैया बायर के पास दो ऑप्शंस आ जाते हैं। पहला कि भैया या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दे या एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। टर्मिनेट कर देगा तो वो डैमेजेस के लिए आस्क कर सकता है, ठीक है। अगर वो टर्मिनेट नहीं करता है तो वो कंज्यूम कर सकता है उस चीज़ को, जैसे भी जिस भी हालत में उसको मिली है, सीधी सी बात है। उसके बाद आ जाता है एक्सप्रेस कंडीशन एंड द वारंटी का कंसेप्ट। उसमें आप बोलते हैं कि जैसे कंडीशंस और वारंटी हो गई, ये एक्सप्रेस वे में होती है। एक्सप्रेस होगी तो आपको पता ही है क्या क्या लिखना है आपने वर्ड, एक्सप्लिसिटली स्टेटेड, भैया वो लिखा हुआ है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, सारी चीज़ें, सारे ज़रूरी चीज़ें जो भी होती हैं, टाइम वगैरह, ये सब चीज़ें लिखी हुई होंगी, ठीक है। म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ हुआ होगा और ये ईजिली इन्फोर्सेबल होती है लॉ के लिए। जो भी चीज़ एक्सप्लिसिटली स्टेटेड होती है वो ईजिली इन्फोर्सेबल होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि एक तो एक्सप्रेस होता है, एक इम्प्लाइड होता है। इम्प्लाइड होता है जिसमें हमें लिखा हुआ नहीं होता, सो दिस इज़ नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड बट इन्फेरेड, मतलब ये एक तरीके से माना जाता है कि ये तो होगा। इन्फेरेटेड ऑन बेसिस ऑफ द ट्रांजेक्शंस, जो नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन है, सर्कमस्टेंसेज, कि इस सर्कमस्टेंसेज में ये चीज़ तो ऑब्वियस है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, कॉमन सेंस है, ये सब चीज़ें आ जाती है हमारी इम्प्लाइड कंडीशन में, ठीक है। बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन होती है ये, और ये एक तरीके से हमें डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी बता देती है टर्म्स एंड कंडीशंस में। मतलब अगर टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पर नहीं है, साइलेंट है, तो कुछ कुछ जगह पे हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, ठीक है। अगर लिख के दे दिया तो भैया वो सिद्धांत है, अगर लिख के नहीं दिया तो एक तरीके से हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इम्प्लाइड कंडीशंस। इम्प्लाइड कंडीशंस होते हैं जैसे कंडीशंस एज पर द टाइटल ऑफ द गुड्स, ठीक है, कि भाई जैसे कि अगर हमें जैसे गुड्स की टाइटल देखनी है तो हम क्या कर सकते हैं कि जब सेल हो जाएगी तो सीधी सी बात है ऑनरशिप भी ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। डिफेक्टिव के केसेस में बायर जो है उसको रिजेक्ट कर देगा, ये इम्प्लाइड कंडीशंस हैं, ठीक है। इसको आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई चीज़ गलत मिलेगी तो उसको रिजेक्ट करेगा, ठीक है। और सेलर को रिमेडियल एक्शन देना पड़ेगा उसके लिए कि अगर कुछ भी खराबी होगी तो, ठीक है। कंडीशन इन सेल डिस्क्रिप्शन, अगर कोई भी ऐसी सेल हुई है जिसके डिस्क्रिप्शन को एक बेस मान के हुआ था, तो तब क्या होगा, जो गुड है वो एक तरीके से कॉरेस्पॉन्डिंग होना चाहिए डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे, जैसा डिस्क्रिप्शन बोला गया है वैसा ही गुड होना चाहिए एक्चुअल में, ठीक है। इफ़ द कंडीशन इज़ पास टू परचेज द गुड्स आफ्टर द एग्जामिन एज पर डिस्क्रिप्शन, देन बायर कैन नॉट रिजेक्ट द गुड्स। इसमें एक बात ये है कि अगर कंडीशन ये थी कि भाई आपको जो भी चीज़ दी जा रही है वो एज़ पर द डिस्क्रिप्शन है, तो यहाँ पर ना एक थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है बायर की कि वो एग्ज़ामिन कर ले गुड को पहले ख़रीदने से पहले एज़ पर द डिस्क्रिप्शन। अगर वो एग्ज़ामिन कर लेता है उसके बाद वो रिजेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। लेटेंट डिफेक्ट्स वुड बी कंसिडर्ड, बट अगर कोई लेटेंट डिफेक्ट्स है, लेटेंट मतलब छुपे हुए, कोई छुपे हुए डिफेक्ट्स हैं तो वो तो कंसिडर होंगे, और उसके लिए कौन लायबल होगा, सेलर लायबल होगा, ठीक है। कंडीशन इन सेल बाय द सैम्पल, हम जैसे सैम्पलिंग के बेसिस पे सेलिंग कर देते हैं ना, ये जैसे अगर हम बोलें जैसे कोई हम भी राशन वगैरह लेके आते हैं, चावल चीनी वगैरह ये सब चीज़ें, तो हम सैम्पल के बेसिस पे बोलते हैं हाँ भैया थोड़ा सा दिखा दो कैसा सा है। तो सैम्पलिंग के बेसिस पे जो चीज़ होती है उस पर क्या क्या नीड होनी चाहिए, इम्प्लाइड कंडीशंस क्या कहती हैं कि क्वालिटी कॉरेस्पॉन्डेंस होनी चाहिए, जो आप दिखा रहे हो ना वही बेको। बायर्स कंपैरिजन अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, बायर के पास राइट होना चाहिए कि वो एक बार चेक कर ले कि जो बल्क में उसको दी जा रही है, जो उसको थैले में डाल करके दिया जा रहा है वही सैंपल में दिखाया गया था, ये कंपैरिजन उसका राइट होना चाहिए, ठीक है। डिफेक्ट्स डिस्कवरेबल बाय द ऑर्डिनरी केयर
buyer has no legal remedy as a judgment would be difficult that how and when defect has discovered. जैसे क्या हुआ, आप चीनी ले गए, ठीक है, और आपने रास्ते में जब आप जा रहे थे चीनी लेकर के, तो कुछ आपने ऐसा काम कर दिया जिसमें उसमें चींटियाँ पड़ गई. अब वो ना ऑर्डिनरी केयर आ जाता है, ठीक है, कि आपको ध्यान से देखना चाहिए था, या एक तरह से डाउटफुल आ जाएगा आपके लिए भी कि ये जो चींटियाँ पड़ी हैं चीनी में, ये मेरी गलती की वजह से पड़ी हैं या जो सेलर ने जब मेरे को बांध के दिया तभी पड़ी थी. तो वहाँ पर कोई भी लीगल रेमेडी जो है वो बायर को नहीं मिलेगी, ठीक है. सो डिफेक्ट्स डिस्कवरेबल बाय द ऑर्डिनरी केयर, बायर हैज़ नो लीगल रेमेडी. उसके लिए बायर कुछ नहीं कह सकता है, ठीक है. तो ये चीज़ आपको पहले से ध्यान में लेके चलनी पड़ेगी. उसके बाद आ जाता है सेल बाय द सैम्पल एज वेल एज द डिस्क्रिप्शन, जिसमें हमने भैया सैम्पल भी आपको दिखा दिया, लो जी सैम्पल भी देख लो, डिस्क्रिप्शन नहीं बता दिया, मतलब मुंह से बता दिया ये चीज़ अच्छी है बहन जी, उठा के ले जाओ, ये वगैरह चीज़ें हैं, ठीक है. तो अगर ये केसेस है तो गुड मस्ट बी कंबाइंड रिक्वायरमेंट, गुड मस्ट बी एज कंबाइंड रिक्वायरमेंट, मतलब जो वो चीज़ बोल रहा है अपने मुँह से वैसी भी होनी चाहिए और जो दिखा रहा है वैसी भी होनी चाहिए. डुअल क्राइटेरिया फॉर द कंफर्मिटी, और जो भी बायर है वो दोनों क्राइटेरिया को चेक कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है, ठीक है. बायर्स हैज़ राइट इन नॉन कंफर्मेंस, और बायर के पास राइट है कि वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है अगर नॉन कंफर्मेंस होती है. अगर जो गुड है ना तो वो या तो आइदर डिस्क्रिप्शन और सैम्पल किसी की भी क्राइटेरिया बेसिस पे सक्सेसफुल नहीं होती है, तो ठीक है. उसके बाद आ जाता है कंडीशन एज फिटनेस और द क्वालिटी, ठीक है. ये कैविएट एम्प्टर में है. इसमें क्या होता है कि एक तरीके से ना मान लिया जाता है कि यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बायर की है, बायर को ज़्यादा प्रोएक्टिव होना चाहिए, ठीक है. सो इसका मतलब ये होता है लेट द बायर बी वेयर अबाउट द फिटनेस एज पर एंड द क्वालिटी, मतलब उसको खुद से नॉलेज होनी चाहिए कि उसको चाहिए क्या, ठीक है. और वो अपना पर्पज़ पहले ही बता दे, तो उसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए और तभी वो परचेजिंग करे. सो कंडीशन फ्रॉम द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, हैव अवेयरनेस ऑफ द प्रोडक्ट, डज एंड डोंट्स, उसको ये चीज़ पता होनी चाहिए, सारी चीज़ें वो पूछे, और सेलर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसके पूछने पर वो बताए कि प्रोडक्ट की क्या अवेयरनेस है, क्या चीज़ें उसके साथ प्रोडक्ट के साथ करनी चाहिए, क्या चीज़ें प्रोडक्ट के साथ नहीं करनी चाहिए, सारी गाइडलाइंस उसके पास होनी चाहिए, ठीक है. सो ये हमारा आ जाता है कंडीशन एज फिटनेस एंड द क्वालिटी. कंडीशन एज मर्चेंटेबिलिटी, ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि हर एक चीज़ की एक हम बोल सकते हैं बेसिक स्टैंडर्ड्स ना डिसाइडेड होते हैं. या आप अगर आपको कपड़ा लेने जा रहे हो तो वो कपड़ा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, मतलब बेसिक स्टैंडर्ड्स उसके होते हैं जो कि फुलफिल होने चाहिए. तो अगर आपकी कोई इम्प्लाइड कंडीशन क्या होगी कि आपका जो गुड है वो कम से कम बेसिक स्टैंडर्ड्स को या रीज़नेबल स्टैंडर्ड्स को वो फुलफ़िल करना ही चाहिए, ठीक है. जैसे कि गुड्स एंड क्वालिटीज़ मस्ट मीट द रीज़नेबल ऑर्डिनरी स्टैंडर्ड्स. एप्लीकेबिलिटी इन अ सेल बाय द डिस्क्रिप्शन, जो भी एप्लीकेबिलिटी है वो डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर अगर कोई सेल हुई है तो उसकी एप्लीकेशन भी उस हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है. नो मैटर वेदर द बायर एग्जामिन द गुड और नॉट, मतलब इसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई बेसिक चीज़ है अगर उसमें बोली है हाँ कि कॉटन की है तो वो चीज़ कॉटन की, उसमें लिखी हुई है कॉटन की, तो वो चेक करने ना बैठे कि ये कॉटन है या नहीं है, वो चीज़ कॉटन होनी चाहिए, कि ये बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है. मर्चेंटेबल क्वालिटी डिफाइन, और उसमें जो भी क्वालिटी होनी चाहिए वो मर्चेंटेबल मतलब बेसिक लेवल की तो क्वालिटी होनी ही चाहिए. फर्दर अगर कुछ है वो अलग चीज़ आ जाती है, बट बेसिक चीज़ों में तो इम्प्लाइड कंडीशंस यहाँ आ जाती हैं, ठीक है. कंडीशन एज टू होलसमनेस, द गुड शुड नॉट बी हार्मफुल एंड एज ऑफ सेट ऑफ द स्टैंडर्ड्स, मतलब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है इसके लिए ऊपर क्वेश्चन भी बन सकता है कि कंडीशन ऑफ एज ऑफ द होलसमनेस, की जो गुड है ना वो कम से कम नुकसानदायक तो नहीं होना चाहिए. आप कोई भी कॉन्टैक्ट करो बट उसमें ये चीज़ तो होनी चाहिए कि आप कोई भी चीज़ बेच रहे हो तो वो नुकसानदायक तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है. और ये स्पेशली किसमें होता है, ईटेबल्स प्रोडक्ट में होता है. अगर किसी इंसान ने कोई भी चीज़ ऑर्डर करी और उसके खाने से उस जो भी बायर था उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो यहाँ पे बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी कि आपको चेक कर लेना था कि इसमें क्या चीज़ है, ये वो सब चीज़ें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी. यहाँ पर सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि यहाँ पर उस बंदे को सफरिंग हुई है, सो वो
क्यों हुई है, यहाँ पे जो भी अगर डैमेजेस हैं, कुछ भी उसकी सफरिंग की चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें किसके लिए लायबल होगी, सेलर के लायबल होगी, उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, अब इम्प्लाइड वारंटीज़ पढ़ लेते हैं। जैसे अभी हमने इम्प्लाइड कंडीशंस पढ़ी है, मुझे लगता है वो अभी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतना मैंने आपको जनरल तरीके से बताया और इतना अच्छे से समझाया कि आप खुद से बना करके लिख के आ सकते हैं। सो उसी तरीके से हमारी इम्प्लाइड वारंटीज़ भी हैं। वारंटी ऑफ क्वाइट पोसेशंस, कि भैया जो वारंटी है साथ में कि वो उस बंदे के पास ही, बायर के पास ही रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई बाद में वारंटी की वजह से सेलर जो है बार बार उसको इंटरफेयर कर रहा है उसके कहने पे, ये नहीं ये काम नहीं करना, नहीं जैसे वॉशिंग मशीन लेके आए तो एक कपड़े को जाके वो चेक करने लग गया, बेवकूफ़ी दिखा रहा है कि नहीं ये वाली कपड़ा आप डाल सकते हो, ये वाला कपड़ा आप नहीं डाल सकते। इतनी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। आपने एक उसको सीधी सी गाइडलाइंस दे दी कि आपने ये कपड़े डालने हैं, ये या इतना सर्फ या ये सब चीज़ें आपने डालना है, दैट इज़ इनफ। आप हर चीज़ में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हो। ठीक है, वारंटी ऑफ द डिस्क्लोजर ऑफ द डेंजरस नेचर ऑफ द गुड्स। अब जो डेंजरस नेचर ऑफ द गुड्स हैं कि अगर आप उसको बता दो कि भैया ये चीज़ हार्मफुल कब हो सकती है, कब हार्मफुल नहीं है, क्या इसका मैनुअल रहने वाला है, किस तरीके से हमें यूज़ करना है, ये सब चीज़ें जो हैं वो बता दी जानी चाहिए। ठीक है, तो वारंटी ऑफ द डिस्क्लोजर ऑफ द डेंजरस नेचर ऑफ द गुड्स। ठीक है, कैवेट एम्प्टर यहाँ पर है, इसका मोटो क्या होता है कि लेट द बायर बीवेयर। यहाँ पर उसका कहने का मतलब है सीधी सी बात कि बायर को नॉलेजेबल बना दो, बायर को इन्फॉर्मेटिव बना दो, और बायर का यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है रेदर देन द सेलर। बायर को यहाँ पे प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है, ये इसका पूरा मोटो है। ठीक है, सो मोटो इज़ लेट द बायर बीवेयर, बायर मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल एंड कॉशियस वाइल परचेजिंग। उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि किस तरीके से वो चीज़ कौन सी खरीदने जा रहा है, ये सब चीज़ों के बारे में। सेलर इज़ नॉट ऑब्लिगेटेड टू डिस्क्लोज एवरी पोटेंशियल डिफेक्ट, और सेलर यहाँ पर लायबल नहीं होगा कि वो हर एक पोटेंशियल डिफेक्ट वगैरह सब बताए। ठीक है, यहाँ पे एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट है परचेजिंग से पहले। बायर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है अपनी खुद की चॉइस का। अगर वो कोई भी चीज़ चॉइस कर रहा है खरीदने के लिए तो वो खुद रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, अपनी पसंद से अपनी पसंद के खुद जिम्मेदार हैं। ठीक है, दिस बिल्ड्स द प्रोएक्टिवनेस ऑफ द बायर। इसमें जो प्रोएक्टिवनेस होती है वो किसकी होती है, बायर की होती है। बायर नीड्स टू बी मोर कॉशियस हियर। ठीक है, एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्राइन ऑफ द कैवेट एम्प्टर। ठीक है, यहाँ पर अब जो चीज़ आ जाती है कि अभी तक यहाँ पे क्या हो रहा था कि सेलर को बचाया जा रहा था कि हाँ भाई सेलर हमेशा लायबल नहीं होगा, बायर को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें हो रही थी। बट फिर वही बात आ जाती है दैट कस्टमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट। तो अब अगर वो किंग है तो उसके पास यहाँ भी एक्सेप्शंस तो मिलेंगे। सो सेलर इज़ इज़ हैविंग लायबिलिटीज़ फॉर द डैमेजेस। कौन से डैमेजेस के लिए हो सकते हैं, अगर कोई मिस रिप्रेजेंटेशन कर देता है, कुछ भी फ्रॉड वगैरह करेगा तो भैया लायबल है, ऐसे नहीं है कि कुछ भी है। ठीक है, अगर उसने कोई इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन बताई, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन अमाउंटिंग द फ्रॉड करने की इच्छा से कुछ गलत ही चीज़ें दिखाई। ठीक है, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ डिफेक्ट्स, उसने डिफेक्ट्स होते हुए भी उसको छुपाने की कोशिश करी। ठीक है, नॉन कॉरेस्पॉन्डेंस विद द डिस्क्रिप्शन, जो भी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से वो चीज़ उसने नहीं दी, जो बोल रहा था वो चीज़ उसने नहीं दी है। नॉन मर्चेंटेबल क्वालिटी इज़ डिस्क्राइब्ड इन इनडिस्क्राइब्ड गुड्स, जो भी मर्चेंटेबल क्वालिटीज़ जो स्टैंडर्ड क्वालिटीज़ थी वो उसने मेंटेन नहीं रखी अपने गुड्स में। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी टू चेक द बल्क परचेज बाय सैम्पल और द सैम्पलिंग। ठीक है, जो भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी उसने बायर को कि भैया वो अपने सैम्पलिंग से अपनी जो बल्क परचेजिंग कर रहा है उसे चेक कर सके, उसे कंपेयर कर सके। प्रोडक्ट परचेज बेस्ड ऑन स्किल जजमेंट ऑफ द सेलर, और वो कभी कभार क्या होता है कि हम खुद ही जाकर के अपना पर्पस वगैरह बता देते हैं सेलर को, उसको बोलते हैं भैया आप सजेस्ट करो कि हमें क्या लेना चाहिए, और जहाँ भी सजेशन उसके पास आ जाती है ना तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अब वहाँ पर वही देखेगा जहाँ पे हम बोल देते हैं ना भैया आप ही कह रहे थे ये ले जाओ ये अच्छा है, तो भैया अब वो भैया ही पैसे देगा वापसी, क्योंकि उसने बोला था अच्छा है बट प्रोडक्ट अच्छा नहीं निकला। ठीक है, गुड्स अनफिट फॉर द कंजम्पशन, और अगर वो चीज़ अनफिट निकलती है कंजम्पशन के लिए, वही मैंने आपको बताया कोई खाने की चीज़ आपने ली, कोई भी टेबल प्रोडक्ट लिया और उसको खाने के बाद किसी की तबीयत खराब हो गई, तो वहाँ पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है, सेलर की बनती है।
ठीक है। उसके बाद आ जाता है ट्रांसफ़र ऑफ द प्रॉपर्टी। ट्रांसफ़र ऑफ द प्रॉपर्टी क्या होता है? सीधी सी बात है, ऑनरशिप जब हमारी ट्रांसफ़र होती है उसको ट्रांसफ़र ऑफ द प्रॉपर्टी कहते हैं। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट कैसे हो जाती है? ट्रांसफ़र ऑफ द प्रॉपर्टी के साथ साथ सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ द प्रॉपर्टी नहीं होती है, और भी चीज़ें, बहुत चीज़ें जो है ट्रांसफ़र होती हैं। अगर ट्रांजिट में डिलीवरी की गई है, मतलब अगर डिलीवरी की गई है और प्रोडक्ट अभी ट्रांजिट में है, ठीक है, तो कौन रिस्क कौन बियर करेगा? बायर रिस्क बियर करेगा। क्यों? क्योंकि जो ट्रांसफ़र ऑफ द प्रॉपर्टी है वो ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। सेलर ने कैरियर को दे दिया था कि वो चीज़ जो है, जो भी प्रोडक्ट है वो बायर को पहुंचा दे, तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर ऑफ द रिस्क किसकी हो गई? बायर की हो गई। लाइबिलिटी फॉर द थर्ड पर्सन डैमेज, कुछ भी थर्ड पर्सन ने कुछ भी तोड़फोड़ कर दी, अब उसके लिए सेलर नहीं जाएगा लड़ने के लिए या कोर्ट के दरवाजे सेलर नहीं खटकाएगा, अब बायर खटकाएगा। क्यों? क्योंकि अब भैया ट्रांसफ़र ऑफ द प्रॉपर्टी, ऑनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी इज विद बायर ओनली, ठीक है। लीगल ऑनरशिप जो है वो भी किसके पास चली जाएगी? बायर के पास चली जाएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गुड्स जो है वो भी किसकी हो जाएगी? बायर की हो जाएगी। आगे बस समझ में, ठीक है। रूल्स रिगार्डिंग द ट्रांसफ़र ऑफ द प्रॉपर्टी। अब रूल्स क्या क्या हैं ट्रांसफ़र ऑफ द प्रॉपर्टी के टाइम पे, कि अगर कोई चीज़ है, ठीक है, अगर डिलीवरेबल स्टेट में अभी डालनी है, जैसे कि कुछ चीज़ में रह गई है, फिनिशिंग रह गई है कुछ प्रोडक्ट में, तो तब ट्रांसफ़र ऑफ द प्रॉपर्टी किसके पास रहेगी? सेलर के पास रहेगी, क्योंकि वो चीज़ पूरी ही नहीं बनी, ठीक है। कुछ उसके बाद बनाने के बाद उसको टेस्टिंग वगैरह करनी है, ठीक है, तो भी अभी ऑनरशिप किसके पास रहेगी? सेलर के पास रहेगी, ठीक है। उसके बाद उसने डिलीवरेबल स्टेट में डाल दिया, ठीक है, उसने उसको मतलब एक तरीके से भेजने के लिए शिपमेंट उसकी कर दी। अब क्या होगा? वैसे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की होनी चाहिए, बट सेलर जो है अगर बायर को बोल देता है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको हैंड ओवर दे रहा हूँ, तो वो भी सही है, बट यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से प्रिजर्वेटिव या हम बोल सकते हैं प्रोटेक्टिव मेजर्स यहाँ पर लेने चाहिए उसको, तभी वो दे सकता है। नहीं तो वापसी जो ऑनरशिप है वो सेलर के पास चली जाएगी। जैसे कि अगर वो शिप के थ्रू अपना कोई भी गुड है वो डिस्पैच करा रहा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने गुड्स की इंश्योरेंस करवाए। अगर वो इंश्योरेंस नहीं करवाता और कुछ भी ऊँच नीच हो जाती है, तो उसकी डैमेजेस और उसकी जो भी रेस्टिट्यूशन है वो कौन करके देगा? सेलर करके देगा, ठीक है। और अगर डिलीवर्ड हो जाता है अप्रूवल के साथ, तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाएगी? बायर की हो जाएगी, ठीक है। सेलर की तब होगी अगर अप्रूवल नहीं मिलता, तब सेलर की है, नहीं तो बायर की हो जाएगी, ठीक है। अब आ जाता है इन केस ऑफ द अनसर्टेन एंड द फ्यूचर गुड्स। अगर अनसर्टेन गुड्स या फ्यूचर गुड्स के लिए कोई चीज़ आ जाती है, तो एप्रोप्रिएशन चेक करने के बाद कि हाँ भाई आपने जितना भी ऑर्डर के हिसाब से खाना बनाया है या चीज़ें बनाई हैं, जो भी चीज़ है, जो भी ऑर्डर बेसिस पे काम करवाया था, अगर वो ऑर्डर बेसिस चेक करने के बाद अगर वो अचीव हो जाता है, तो उसी टाइम ही जो ऑनरशिप है वो किसको ट्रांसफ़र हो जाएगी? बायर को ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे दो टाइप्स की चीज़ें थी। पहले थी असर्टेन में थी कि जो मैंने आपको बताया स्पेसिफिक गुड्स के लिए, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ द प्रॉपर्टी का रूल था। और अनअसर्टेन के लिए था कि ये थे जो भी हम चीज़ बनाई गई है, जैसे कि बनाई गई है या चीज़ तोल के दी गई है, उसने बोला था 2 किलो तोल दो, तो 2 किलो जैसे ही पूरे हो जाएंगे उसने उसको थैली में डाल करके उसको दिया। ऑनरशिप किसकी तरफ चली गई? बायर की तरफ चली गई, ठीक है। मैं समझ आ गई। राइट ऑफ द डिस्पोजल हमारे पास क्या होता है? ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट ऑफ डिस्पोजल। ये क्या होता है? व्हेन सेलर रिटेन सम पावर, जब सेलर अपनी पावर कुछ पावर अपने पास रखता है, जबकि वो ट्रांसफ़र ऑफ द प्रॉपर्टी ऑलरेडी कर चुका होता है या अपने गुड्स जो है डिस्पैच कर चुका होता है, तब भी वो कुछ पावर अपने पास रखता है, तो हम उसको बोलते हैं राइट ऑफ द डिस्पोजल। कि भैया अगर मेरे को पैसे नहीं देता बायर, तब भी मेरे पास कुछ ना कुछ अपने पास होना चाहिए, ठीक है। अच्छा समझाती हूँ मैं आपको। जैसे कि ये सेलर है, सेलर ने अब जो भी गुड्स थे उसको डिस्पैच कर दिया और कैरियर मतलब ट्रेन को पे चढ़ा दिया, ठीक है। ट्रेन पे चढ़ाने के बाद एक ना रूल होता है कि आपको जो भी रिसिप्ट मिलेगी वो रिसिप्ट अपने किसके नाम पे, किसके बिहाफ पे निकलवानी है? बायर के बिहाफ पे निकालनी है, कि उसको टाइमली मिल जाए चीज़, ठीक है। आपने वो निकलवाई, ठीक है, और उसके बाद आपने बस वो निकलवाई और बायर ने ले लिया। अगर बायर ने ले लिया, बायर बोलेगा मेरे पास तो सामान आ गया ना, मैं पैसे दूँ ना दूँ, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तब तो भैया उसको जो राइट ऑफ द डिस्पोजल है ना, वो ये फेल हो जाएगा, वो फिर किसी भी तरीके से ब्लैकमेल कर ही नहीं पाएगा बायर को। बट यहाँ पर अगर वो उसी रिसिप्ट को उठा करके बैंक के पास चला जाता है और बैंक को एक इंस्ट्रक्शन दे देता है, बैंक मेरे ये जो गुड्स हैं वो आप अपने पास रख लेना,
मिलने के बाद, और इसको तभी हैंड ओवर करना बायर को जब वो आपको पैसे दे दे, ठीक है। अब जब तक वो पैसे देगा नहीं बायर, तब तक उसको गुड्स मिलेंगे नहीं। तो राइट ऑफ डिस्पोजल उसके पास है कि अगर उसका सामान जो भी गुड्स हैं वो नहीं बिकते हैं, नहीं होते हैं, तो वो उसको कम से कम बेच करके अपना जो भी नुकसान है उसको थोड़ा सा तो कवर कंपनसेट कर सकता है ना। तो वो चीज़ आ जाती है यहाँ पर। तो एक तरीके से यहाँ पर ये जो पूरी जो चीज़ होगी, जो पूरा ट्विस्ट बन गया ना एक, कि पहले यहाँ पर वो कहते हैं सेलर बेचारा नुकसान अपना उठा रहा था, बट यहाँ पर अब उसने कहते हैं ब्लैकमेल कर दिया बायर को और अपना बेनिफिट कर लिया। तो ये जो ट्विस्ट और ये आ जाती है, उसको हम कहते हैं सेविंग ऑफ राइट ऑफ द डिस्पोजल, ठीक है। और राइट ऑफ द डिस्पोजल यहाँ पर जो होती है वो प्रॉपर्टी ऑफ एप्रोप्रिएशन भी कहते हैं। और जहाँ पर वो नहीं दे रहा था बैंक को उसके रिसीट और ये सब चीज़ें अपने पास नहीं रख रहा था, अपनी ये पावर अपने पास नहीं रिटेन कर रहा था, वहाँ पर जो है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ द ओनरशिप। भैया उसने साफ मान के बैठ गया था ये चीज़ तो उसकी हो गई है। डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ द ओनरशिप, अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन, कि उसने कोई कंडीशन रखी ही नहीं कि जिससे उसको पैसे मिल जाए। यहाँ पे उसने कंडीशन रखी तो उसको पैसे मिल गए, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे क्या उसने रखी कंडीशन, एक हाथ दे एक हाथ ले। अब आपको समझ आ जाएगा राइट ऑफ डिस्पोजल कैसे है, कि एक हाथ दे एक हाथ ले को आपको एक्सप्लेन करोगे तो आपका राइट ऑफ डिस्पोजल आप एक्सप्लेन कर पाओगे, ठीक है। रूल ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ द टाइटल इन सेल। अब यहाँ पे ये है कि कहते हैं जो टाइटल ऑफ द सेल होता है कि ऑनर कौन बनेगा, इसमें ना एक रूल होता है कि सिर्फ और सिर्फ वही जो ऑनरशिप का टाइटल है ट्रांसफ़र कर सकता है जो खुद ऑनर हो। ये तो सीधी सी बात है, बट हमने तो वहाँ पे बहुत सी चीज़ें देखी है कि जो कहते हैं जो बहुत से लोग हैं जो चोरी का माल वगैरह और स्मगलिंग का सामान वगैरह बेच देते हैं, ठीक है। तो वो तो ऑनर नहीं होते हैं, तो वो कैसे हम कह सकते हैं, तो वो बेच देते हैं, तो वो तो फिर इलीगल काम है। तो वही चीज़ के लिए यहाँ पर एक रूल है कि जो ऑनर नहीं है तो वो सामान बेच भी नहीं सकता, वो ऑनरशिप ट्रांसफ़र करवा भी नहीं सकता, ठीक है। तो उसी के लिए ही यहाँ पर ये चीज़ है कि दैट सेलर कैन नॉट कन्वे अ टाइटल टू बायर दैट सरपासेस देयर ओन, जो खुद वो अपनी ऑनरशिप को सरपास करके किसी को टाइटल नहीं दे सकता, ठीक है। उसी को ये बोलते हैं नेमो दैट क्वाड नो हैबिट। इसका मीनिंग होता है नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज़ नॉट गॉट। वो आपको कुछ नहीं दे सकता जिसने कभी वो चीज़ खुद नहीं पाई हो, ठीक है। मैं आपको अगर ये पढ़ा पा रही हूँ, ये समझा पा रही हूँ, वो इसलिए समझा पा रही हूँ कि वो मैंने चीज़ खुद पढ़ ली है, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है वो चीज़ वो दे ही नहीं सकता जिसके पास खुद ना हो, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए ये है एक्चुअल ऑनर, बट इसको पता नहीं है, कोई एक इससे सामान उठा करके किसी ने खुद सेलर बन गया और वो चीज़ उठा के उसने बायर को भेज दी। तो यहाँ पर जो है ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप कांट बी हैपन। चोरी का माल बेचने पर ऑनरशिप नहीं ट्रांसफ़र होगी। अगर ये बंदा चाहे तो उसको सामान वो दिखे तो वो उससे छीन सकता है, भैया ये चोरी हो गई थी मेरे से, अब ये ऐसा ऐसा सीन है, ये जो गाड़ी है स्कूटी जो भी है वो मेरे को वापसी दे दो, ये कर सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस ऑफ नेमो दैट क्वाड नो हैबिट है। अब एक्सेप्शंस क्या हैं, अनऑथराइज सेल बाय मर्सेंटाइल एजेंट। मर्सेंटाइल एजेंट यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, उस प्रिंसिपल की अवेयरनेस में नहीं है, ठीक है, और एक एजेंट है जो कि प्रिंसिपल और एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहा है, उसने बिना अथॉरिटी प्रिंसिपल से लिए उस सामान को नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की तरह बेच दिया और सामने वाले बंदे को बताया भी नहीं कि उसके पास अथॉरिटी नहीं है और उसने ऐसे ही बेच दिया, ठीक है। तो तब जो उसका सब्सिक्वेंट बायर होगा, ये हम बोल सकते हैं जो अब उसका जो न्यू बायर होगा उसके पास जो टाइटल होगा दैट वुड बी द वैलिड टाइटल। अब वो जो वो ऑनर होगा वो वैलिड ऑनर होगा, वो बोलेगा मुझे क्या पता कि आपका जो एजेंट है वो आपके साथ धोखा कर रहा है, मैंने तो ये समझा कि कहते हैं आपकी ही इसमें रजामंदी होगी तो मैंने तो ख़रीद लिया। तो इसलिए यहाँ पे जो बायर होगा उसको जो टाइटल मिलेगा वो वैलिड टाइटल मिलेगा, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ द टाइटल बाय एस्टोपल, मतलब झूठ बोल करके सामान बेचना। ऑनर ये है और उसका एम्प्लॉय के है, उसने कार इस तरीके से शो करी कि जो कार है वो के की दिखे और उसने इस के ने जा कर के
जो गाड़ी थी वो सी को बेच दी। तो यहाँ पर जो सी के पास टाइटल गया दैट वुड बी द वैलिड टाइटल, क्योंकि उसने झूठ बोला था भाई। समझ आ गई? सेल बाय द जॉइंट ओनर एंड एंट्रस्टेड टू द सोल पोजेशन ऑफ एन ओनर। अब क्या हुआ है कि जो भी सेल है वो मतलब यहाँ पे जो चीज़ थी वो जॉइंट ओनरशिप में थी, ठीक है। 3 मालिक थे एक चीज़ के, और ये दोनों जो थे ना बी और सी वो इंटरेस्ट करते थे या भरोसा करते थे ए पे, ठीक है। और ए ने क्या किया, ए कैन सेल द प्रॉपर्टी, और उन्होंने माना कि जो भी ए करेगा वो सही करेगा, तो ए ने जा करके वो प्रॉपर्टी सेल कर दी। तो जो भी अब उसका डिसीजन हो दैट वुड बी द फाइनल डिसीजन। तो जो भी एंटाइटलमेंट मिलेगी इसके बायर को वो वैलिड होगी, ठीक है। 4th आ जाता है सेल बाय द पर्सन इन पोजेशन अंडर द वर्टेबल कॉन्ट्रैक्ट, कि झांसे में लिया मेरे एक तरीके से, मतलब ए था, ए ने कहते हैं झांसे में या उसको थोड़ा सा बहका दिया बी को कि भाई तू ना ये चीज़ जो है सेल कर दे, और उसने क्या किया वो सामान बी का सामान लेकर के सी को सेल कर दिया किसी भी तरीके से, ठीक है। किसी भी चीटिंग की तरीके से उसने काम कर दिया। तो बी जब तक सी को आकर के बताता तब तक वो चीज़ सेल हो चुकी थी। तो अब जो सी के पास ऑनरशिप गई है ना, जो उसने सी ने पैसे दिए हैं, वो भी क्या होगी, वैलिड ऑनरशिप होगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा सेल बाय सेलर इन पोजेशन आफ्टर सेल। तो मतलब कि अगर जो सेलर है उसके पास रह जाती है चीज़ें पोजेशन सेल करने के बाद भी, तो अगर वो चीज़ आगे फर्दर बेच देता है बिना जो भी सब्सिक्वेंट बायर है या जो न्यू बायर है उसको बताए बिना, तो भी जो सब्सिक्वेंट बायर होगा वो इनोसेंट प्रूफ होगा और उसके पास जो टाइटल जाएगा वो वैलिड टाइटल जाएगा। सेल बाय द बायर इन अ पोजेशन आफ्टर द एग्रीमेंट टू सेल। अभी सेल हुआ नहीं था, जस्ट एग्रीमेंट बना था, बट उसके पास थी तो उसने बेच दी। तो यहाँ पर ये तो फॉल्टी होगा, बट जो टाइटल जाएगा सब्सिक्वेंट बायर के पास, क्योंकि बिना नोटिस के गया है, उसको नहीं पता था कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ एग्रीमेंट टू बाय है, तो कहते हैं तो वो टाइटल भी वैलिड होगा। रीसेल बाय एन अनपेड सेलर। जो भी चीज़ थी, मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि सेलर ने कोई चीज़ बेची थी बट उसके पास उसके पैसे नहीं मिले थे, तो उसने वो चीज़ फर्दर बेच दी, तो भी जो टाइटल होगा वो उसका वैलिड होगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास राइट भी होता है। अनपेड सेलर के पास तो राइट भी होता है, तो यहाँ पे ये भी गलत नहीं है, और जो बायर है सब्सिक्वेंट बायर है वो भी गलत नहीं है, ठीक है। सेल बाय द फाइंडर ऑफ द गुड्स, फाइंडर ऑफ द लॉस्ट ऑफ गुड्स। तो हमें तो पता ही भी है जो चीज़ खो जाती है और उसके बाद जो फाइंडर होता है वो सेल कर सकता है, तो टाइटल भी उसका जो जाएगा वो सही जाएगा। सेल बाय द प्लेज। जो प्लेज हमारा प्लेज जो होता है कि जो सिक्योरिटी के लिए चीज़ उसके पास रखी होती है, उसके पोजेशन में होती है, तो वो भी अगर चाहे कि अगर उसके पैसे उसको वापसी नहीं मिलते हैं तो उस बेसिस पर वो भी अगर चाहे तो गुड्स को बेच सकता है, ठीक है। और उसमें भी जो टाइटल बायर के पास जाएगा वो वैलिड होगा, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल। यहाँ पे ये है कि जो भी हमारा परफॉर्मेंस होती है वो क्या होती है, डिलीवरी की, हमें वो चीज़ पहुँचानी है। डिलीवरी किस तरीके से होती है, 3 तरीके से हो सकती है, एक्चुअल डिलीवरी, सिम्बॉलिक डिलीवरी एंड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। जो एक्चुअल डिलीवरी है वो क्या होती है, फिजिकली हैंडेड ओवर होती है, मतलब उसको हाथ में दे दी, जो भी चीज़ थी उसके हाथ में दे दी गई। सिम्बॉलिक होती है कि हमने वो चीज़ तो नहीं दी बट हमने उसकी सिंबल दे दी, जैसे कि वेयर हाउस में सामान रखा हुआ था बट उसकी मैंने चाबी दे दी, सिंबल दे दिया उसको, तो वो भी मेरी होगी सिम्बलिक डिलीवरी हो गई, ठीक है। कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी होती है कि जिसमें हमारी इंटरमीडिएटरी जो होल्डिंग्स होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि वेयर द फिजिकल लोकेशन ऑफ द गुड्स डजेंट गेट चेंज, ठीक है, जिसमें मतलब हमारी जो भी फिजिकल लोकेशन है वो भी चेंज नहीं होगी, और इंस्टॉलेशन जो है वो एक तरीके से इसका एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। अब आ जाता है रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स, कि जो डिलीवरी ऑफ गुड्स हैं उसकी क्या क्या रूल्स होते हैं। फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशंस एक्सप्लेन्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट, कि देखो सीधी सी बात है कि अगर हमें डिलीवरी करनी है तो जो भी कंडीशंस उसमें लिखी गई थी कॉन्ट्रैक्ट में उसको फुलफिल कर दो। बायर की जो ड्यूटी है कि बायर की यहाँ पे ड्यूटी बन जाती है कि वो डिलीवरी के लिए अप्लाई करे, वो मंगवाए कि मेरे को हाँ डिलीवरी चाहिए, ठीक है, टाइमली डिलीवरी हो जानी चाहिए, प्लेस जो है वो सही होना चाहिए जब डिलीवरी हो रही है। इन द कंस्ट्रक्शन डिलीवरी थर्ड पर्सन, जब अच्छा अगर कोई कंस्ट्रक्शन डिलीवरी है तो थर्ड पर्सन के साथ भी अग्रीमेंट होना चाहिए और वो भी अग्री होना चाहिए,
ठीक है। एक्सपेंसेस ऑफ जो डिलीवरी है वो कौन बियर करेगा, सेलर बियर करेगा, ये रूल्स में आ जाता है, ठीक है। डिलीवरी ऑफ द रॉन्ग क्वालिटी और द क्वांटिटी, अगर कोई डिलीवरी जो है वो गलत क्वालिटी की हो चुकी है, गलत क्वांटिटी में हो चुकी है, तो उससे क्या होगा, बायर के पास ऑप्शन आ जाएगा, या तो वो पूरी शिपमेंट को रिजेक्ट कर दे, या तो पूरी शिपमेंट को एक्सेप्ट कर ले, या तो पार्शियल एक्सेप्ट कर ले। जो सी चीज़ उसको सही लगती है उसको एक्सेप्ट करे, बाकी सबको रिजेक्ट कर दे, ठीक है। इंस्टॉलमेंट ऑफ द डिलीवरी अगर कोई की गई है तो वो भी एज़ पर द कंसेंट होनी चाहिए, ये कॉन्ट्रैक्ट में अगर वो डिफाइंड है तो होनी चाहिए, ऐसे अपने मन से नहीं होनी चाहिए। लायबिलिटी ऑफ बायर ऑन द नेग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग द डिलीवरी, जो भी लायबिलिटी होती है बायर की, ठीक है, नहीं यहाँ पे लायबिलिटी हो जाएगी बायर की अगर वो नेग्लेक्ट कर देता है, ये रिफ्यूज़ कर देता है डिलीवरी को एक्सेप्ट करने पे, तो ये भैया उसकी लायबिलिटी है, उसको पैसे देने पड़ेंगे सेलर को कि भैया तूने मेरा नुकसान करा दिया, मैंने तो तेरे को टाइम से दे दिया था सामान, तू उसको अब एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। डिलीवरी टू कैरियर शुड बी कंसिडर टू द डिलीवरी टू बायर, हैंस द इंश्योरेंस एंड द नेसेसरी प्रिकॉशन नीडेड टू टेकन बाय सेलर, एल्स द हार्म इन एब्सेंस ऑफ दिस विल बी बोर्न बाय सेलर ओनली, ठीक है। कि जो भी सीधी सी बात है, कैरियर को अगर वो चीज़ चढ़ा रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो कैरियर में चीज़ सही से चढ़ाए, और साथ में अगर कोई भी उसकी नेसेसिटीज़ हैं कि कुछ भी अगर हम बोल सकते हैं इंश्योरेंस उसके लिए बना के रखना, ठीक है, या कुछ भी उसकी फॉर्मेलिटीज़ फुलफ़िल करना, वो फॉर्मेलिटीज़ अगर वो फुलफ़िल ढंग से नहीं करता है और उसकी वजह से कुछ भी चार्जेस पे करने पड़ते हैं, तो वो चार्जेस किसको झेलने पड़ेंगे, सेलर को झेलने पड़ेंगे, ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ द गुड्स बाय द बायर इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, अब यहाँ पे एक्सेप्टेंस में कैसे कर सकता है बायर कि वो उसको इंटीमेशन देना ज़रूरी है कि हाँ भाई मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, मेरे को रिसीविंग हो चुकी है और मैं एक्सेप्ट कर लिया है मैंने, ठीक है। एक्ट एज ए इनकन्सिस्टेंट विद द सेलर ऑनरशिप, जब वो इनकन्सिस्टेंट हो जाता है, मतलब वो जब नहीं मानता है कि सेलर की ऑनरशिप है, जैसे उसको खाना शुरू जो भी चीज़ है उसको कंज्यूम करना शुरू कर दिया, यूज़ करना शुरू कर दिया, ये कुछ भी चीज़ है, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि भैया ये डीम कर लेते हैं हम कि उसने एक्सेप्टेंस दे दी है कि नाउ आई एम द ऑनर ऑफ दिस गुड और आई एम हैविंग द ऑनरशिप ऑफ दिस गुड, वो एक तरीके से एज्यूम कर लेता है, हमें मान सकते हैं, ठीक है। रिटेंशन ऑफ द गुड्स बियॉन्ड द रीजनेबल टाइम, जो रीजनेबल टाइम से भी ज़्यादा अगर वो चीज़ उसके पास पड़ी रह जाती है बायर के पास, तो हम मान लेते हैं सीधी सी बात कि भैया उसको एक्सेप्टेड है और अब रिटर्न का कोई केस नहीं बनेगा। एग्जांपल के लिए और अच्छे से आपको बताऊँ तो जैसे अगर हमने कोई ऑनलाइन कोई सामान ख़रीदा तो हमें जब रिटर्न के लिए कोई भी पॉलिसीज़ वगैरह जो हमें देखनी पड़ती हैं कि पैकेजिंग जो है वो वैसी कुछ भी फटी वगैरह नहीं होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, कोई भी हमारे टैग्स वगैरह रिमूव नहीं होने चाहिए, ठीक है, उसको मैंने कंज्यूम उस तरीके से नहीं करा होना चाहिए और वो चीज़ जो है टाइमली मैं उसको रिटर्न कर दूँ, तो वो सब चीज़ें हमारी एक्सेप्टेंस ऑफ द गुड्स बाय द बायर में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने आंसर जब लिखने लगेंगे तब। राइट ऑफ द अनपेड सेलर, अब अनपेड सेलर के राइट्स क्या क्या हैं कि ये भी आप अपने आप से बना करके लिख सकते हो कि राइट ऑफ द पोजेशन ऑफ द गुड्स, ठीक है भैया कि वो दे ही ना, अपने पास ही रख ले। राइट ऑफ द स्टॉपेज ऑफ द गुड्स इन ट्रांजिट, कि वो ट्रांजिट में रुकवा दे, अगर वो जहाँ पे भिजवा रहा था वो रुकवा दे। राइट टू रीसेल, जो भी चीज़ उसका गुड्स है उसको वापसी रीसेल करवा दे। पेरिशेबल के लिए तो ये अलाउड होता है, बट अगर नॉन पेरिशेबल है तो उसके लिए वो एक बार बायर को बता दे कि भैया अगर आप पैसे नहीं दे रहे हो मेरे को, ठीक है, तो मैं इसको फर्दर बेच दूँगा। सूट फॉर द प्राइस के लिए केस डाल दें। सूट फॉर द डैमेजेस, जो भी डैमेजेस हुए हैं उसके लिए कर दें, और या जो भी इसके ऊपर भी कुछ उसका खर्चे के ऊपर भी कुछ इंटरेस्ट बनता है तो उसके लिए भी वो केस कर सकता है। और रेमेडीज़ फॉर द बायर्स अगेंस्ट द सेलर, और अगर यही चीज़ सेलर कर देता है तो बायर्स के लिए क्या रेमेडीज़ होंगी कि सूट फॉर द डैमेजेस ऑन द नॉन डिलीवरी, की उसने डिलीवरी नहीं करी तो भैया उसके ऊपर केस कर दे। सूट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और टू नॉट फुलफिलिंग, सूट फॉर इंटरेस्ट एज पर कॉन्ट्रैक्ट और बाय द कोर्ट, जो भी इंटरेस्ट हैं वो या तो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखे हुए हैं मैंशन है या उसके हिसाब से, नहीं तो कोर्ट के हिसाब से इंटरेस्ट के लिए वो क्लेम कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हुआ। आई होप आपको समझ आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग।